छत्तीसगढ़ के बीजापुर में देश की आंतरिक सुरक्षा इतिहास का एक अभूतपूर्व पल दर्ज हो रहा है। 16 अक्टूबर को जिस समय आप ये रिपोर्ट देख रहे हैं, उस समय देश में नक्सलियों के अब तक के संभवतः सबसे बड़े आत्मसमर्पण की तैयारी चल रही है। लगभग 160 माओवादियों का जत्था आत्मसमर्पण के लिए जंगल से रवाना होने वाला है और इस जत्थे के पास सीजी खबर की टीम पहुंच चुकी है। हमने आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों से विस्तार से बात की है। मेरा नाम भास्कर है, दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर। हम हथियार समाज के सामने छोड़ रहे हैं और सशस्त्र संघर्ष को त्याग रहे हैं। अगर कोई हथियार लेके या कुछ संघर्ष में कूद नहीं पड़ेंगे तो सारे समस्या इतना जटिल बनेगी कि जनता के लिए जीने के लिए कोई जगह नहीं है। समाज के बारे में अभी जानना भी पड़ेगा, क्योंकि अभी समाज के बारे में उतना जानकारी नहीं है। हमको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हम जब जैसे परिवार जी रहे हैं वैसे अपना अपना परिवार में जाके हम जी। हम लोग भारत का संविधान जो लिखा गए हैं उसी को हम लोग मानेंगे। नमस्कार, जरूरी बात में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र। सीपीआई माओवादी के DKSZC यानी दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के प्रवक्ता और वरिष्ठ कमांडर रूपेश उर्फ सतीश उर्फ आसन्ना ने अपने करीब 160 सशस्त्र साथियों के साथ आत्मसमर्पण करने का निर्णय लिया है। यह महज एक समर्पण नहीं, बल्कि भारत के सबसे बड़े नक्सली आत्मसमर्पण के रूप में देखा जा रहा है। एक ऐसी लड़ाई के अंत की झलक जो आधी सदी से भारतीय जंगलों में सुलगती रही है। पिछले 24 घंटों में घटनाओं ने नाटकीय मोड़ लिया है। बुधवार को कोयली बेड़ा से 50 से अधिक माओवादी अपने हथियारों के साथ पुलिस कैंप पहुंचे और आत्मसमर्पण किया। उसी दिन महाराष्ट्र में नक्सली संगठन के नंबर 2 नेता वेणुगोपाल ने अपने 60 साथियों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया था। सुरक्षा एजेंसियां इस घटनाक्रम को रेड कॉरिडोर के कमजोर पड़ने का निर्णायक संकेत मान रही हैं। लंबे समय से चली आ रही माओवादी गतिविधियों पर यह अब तक का सबसे बड़ा प्रहार हो सकता है। बीजापुर और दंतेवाड़ा के जंगल, जो कभी माओवादी प्रचार, ट्रेनिंग कैंप और हिंसक कार्रवाइयों का केंद्र थे, अब धीरे धीरे आत्मसमर्पण और मुख्य धारा में वापसी के प्रतीक बनते दिख रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह केवल हथियार डालने की कहानी नहीं है, बल्कि एक विचारधारा के ढहने की कहानी भी है। एक ऐसा मोड़ जब संघर्ष का प्रतीक रहे हथियार अब शांति की तलाश में हैं। कोयली बेड़ा के इलाके में नक्सलियों ने समर्पण से पहले सीजी खबर से विस्तार से बात की। उनकी सोच, उनकी आशंकाओं को हमने ग्राउंड जीरो पर जाकर जानने और समझने की कोशिश की। देश के गृह मंत्री अमित शाह का दावा है कि न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे भारत से 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का सफाया हो जाएगा। बस्तर में जिस तरह से ऑपरेशंस चल रहे हैं, जिस तरह सुरक्षा बल मुठभेड़ कर रहे हैं, जिस तरह से लोग मारे जा रहे हैं एनकाउंटर्स में और जिस तरह से सरेंडर हो रहे हैं, लगता है कि अमित शाह का ये दावा शायद सच होने के काफी करीब है। आज 15 अक्टूबर है। लगभग 6 महीने बच गए हैं उस तारीख को आने में, यानी 31 मार्च 2026 को आने में अभी 6 महीने बचे हैं। लेकिन आज मैं मौजूद हूँ धुर नक्सल प्रभावित कांकेर जिले के सुदूर जंगलों में, और मेरे पीछे का नज़ारा अगर आप देखेंगे तो हो सकता है आपको हैरानी हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज मैं इस वक्त जिस जगह पर मौजूद हूँ, आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं, ये माओवादियों का कैडर है। ये सारे माओवादी आज अभी के जो हालात हैं बस्तर में, उसको देखते हुए ये लोग आज सरेंडर करने के लिए निकले हैं। और बहुत मुश्किल से हमें ये मौका हाथ लगा है कि ठीक सरेंडर से पहले हम आज इनमें से बहुत सारे लोगों से बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या ऐसी परिस्थितियां बनी जिनमें आज एक साथ इतनी बड़ी संख्या में बताया जा रहा है कि इनकी आज जो ये संख्या है, जो लोग सरेंडर करने जा रहे हैं, ये 50 की संख्या में है। इसमें माओवादियों का आम कैडर है और इसके साथ साथ माओवादियों के जो बड़े लीडर हैं, उनमें से भी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ और मिलवाना चाहता हूँ दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के मेंबर भास्कर दादा से। दादा कैसे हैं?
ठीक है सर। जी, मुझे ये बताइए, इससे पहले कि हम लोग सरेंडर की वजहों पे आइए, मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों के लिए आपका जो बैकग्राउंड है कि आप किस पृष्ठभूमि से आए और इस आंदोलन में क्यों आए, ये जानना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो मुझे आप अपना पूरा परिचय बताइए और ये बताइए कि आप इस आंदोलन में कैसे आ गए। मेरा नाम भास्कर है, दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर हूँ। मैं 1990 में पार्टी में आया हूँ और दल सदस्य से लेकर अभी राज्य कमेटी स्तर तक हम लोग काम किए। और वजह मतलब आंदोलन में जुड़े होने का वजह है देश में असमानता को देख के, बेरोजगार, भूखमरी और ऐसी पीड़ित जनता का जो मूलभूत समस्या है उसको देख के और सामंतवादी व्यवस्था का जो पीड़ा था वो हम आंखों के सामने देखे हैं। देख के लगा कि हम आंदोलन में जाना है, लड़ाई में जाना है, क्रांति में जाना है करके मन लगा के आए हैं। मैं 10वीं पढ़ते हुए 10वीं पढ़ के बीच में छोड़ के ये क्रांति में आया हूँ। तो 1990 में जब आपने ये आंदोलन ज्वाइन किया था, उस समय आपकी उम्र क्या रही होगी? मेरा उम्र 17 साल उम्र जब आप ज्वाइन किए। तो भास्कर दादा ये बताइए कि 17 साल की उम्र में आपने ये ज्वाइन कर लिया, तो व्यक्तिगत रूप से क्या आपके साथ कोई ऐसी घटना हुई थी, कोई ऐसा उत्पीड़न आपको व्यक्तिगत रूप से झेलना पड़ा था कि इतने मतलब बचपने से आप बाहर निकले और तुरंत आप इतना बड़ा फैसला ले लिया और इस तरह के आंदोलन में जो सशस्त्र है, जो हथियारबंद है और जहां जान जाने का जोखिम बराबर रहता है, इतना बड़ा फैसला लेने के पीछे क्या कोई व्यक्तिगत कारण था? नहीं, हमारा गांव में सामंतवादी लोग थे, वो गरीब लोगों को बहुत पीड़ित करते थे, शोषण करते थे। उसी को आंखों का सामने देखे हैं, तब मुझे लगा ये तो प्रतिरोध करना है, ये बदलना है करके मेरा मन में आए हैं। उस समय अपना क्रांतिकारी दस्ता आए थे, वो उसका राजनीति मुझे समझ में आए हैं, तब आकर्षित हुए हैं। जी, भास्कर दादा ये बताइए कि आप तो मूल रूप से शायद आंध्र प्रदेश या तेलंगाना के होंगे। मैं वरंगल जिला का हूँ, बट्टपल्ली ग्राम है। हम लोग बट्टपल्ली में ही पद्मशाली में जन्म हुआ। जी, तो दादा आप बता रहे हैं कि उस वक्त की स्थितियां ऐसी थी कि सामंतवाद था और असमानता थी, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक असमानता, जिसको आर्थिक असमानता कहते हैं, उस तरह की परिस्थितियां थी। आज क्या लग रहा है? आज तो आप सरेंडर करने जा रहे हैं, परिस्थितियां बदल गई हैं क्या? हम लोग सरेंडर नहीं कह रहे हैं, हम हथियार समाज के सामने छोड़ रहे हैं और सशस्त्र संघर्ष को त्याग रहे हैं। इसको हम लोग सरेंडर नहीं कहते हैं। हम सरकार के सामने और समाज के सामने हथियार छोड़ रहे हैं, सशस्त्र संघर्ष को त्याग रहे हैं। यही हमारा त्याग करके समाज में सामाजिक जैसा जनता जी रही वैसी जिएंगे। जनता का जो समस्या है उसमें हमारा भी भाग है। कल हम जनता में जाएंगे तो हमको भी वही समस्या को झेलना पड़ेगा। इसीलिए जनता के साथ हम मिलके रहेंगे, परिवार और समाज उसके साथ ऐसे जिएंगे करके हम लोग सोचे हैं। जी, तो ये चीज बताइए, तो अब क्या आप लोगों को लग रहा है कि ये हथियार का जो रास्ता, जो आप 17 साल की उम्र तक, और अभी आपकी कितनी उम्र हो गई है? मेरा 36 साल उम्र है, मतलब 36 साल पार्टी में काम किया हूँ। अभी पूरा वर्तमान में 53 साल। तो 53 में से 36 साल तक आप जिस रास्ते पे चलते रहे, क्या आज आपको अफसोस हो रहा है कि आज इतने लंबे समय तक आप बंदूक लेके और जंगलों में घूमते रहे और वो रास्ता गलत था, ऐसा महसूस कर रहे हैं आप? अभी वर्तमान में परिस्थिति बहुत बदल गई है जी, इसीलिए ये रास्ता अभी नहीं जमेगा करके हम लोग विचार किए। हमारा पार्टी में भी हमारा विचार को रखे हैं और मतभेद हुए हैं। अगर मंच मिलेगा तो मंच में हम लोग चर्चा करने का था, अभी दमन के कारण मंच नहीं मिला,
तो वो मतलब पत्र से आदान प्रदान किए हैं, तो 2 विचार आए हैं। जी इसी हिसाब से हम लोग हथियार छोड़ने के लिए निर्णय लिए हैं। परिस्थिति बहुत बदल गई है और जनता गाँव में शहरों में है, वो उनका समस्या शहर में गांव में है, उनके साथ हम मिलने जाना है जी। करके। लेकिन अभी भी लग रहा है कि जो ये जो रास्ता था माओवाद के रास्ते पर जो लोग चल रहे थे उसमें संख्या जरूर कम हो गई है, बहुत सीमित हो गए हैं, लेकिन अभी भी एक बड़ा कैडर आपका बचा हुआ है जो विरोध कर रहा है कि नहीं आप लोगों को वो कह रहा है कि आप लोग समझौतावादी हो गए हैं, आप लोगों ने अपने सिद्धांतों को छोड़ दिया है, और वो लोग तो अभी भी विरोध में और कह रहे हैं कि वो लोग तो सशस्त्र लड़ाई जो हथियारबंद लड़ाई है वो जारी रखेंगे। तो ऐसी स्थिति में आप लोग अपने आप को कहाँ पा रहे हैं? कहीं आप लोग व्यक्तिगत रूप से कुछ खतरा भी तो हो सकता है, क्योंकि ये तो हुआ है कि जो लोग पार्टी छोड़ के जाते हैं तो जो अभी भी उस रास्ते पर चलने वाले लोग हैं वो जानलेवा कई बार साबित हुए हैं। ऐसा तो हम लोग पार्टी में रहते समय ऐसे महसूस किए हैं। अभी हम लोग जनता के सामने आए तो जनता है और आपका जैसे बुद्धिजीवी लोग है, सरकार है, ये सब लोग सहयोग तो देंगे ना। हम लोग तो साधारण जिंदगी जीने के लिए आए हैं, इसीलिए हमारा ऊपर हो सकता है आज नहीं तो कल ये लोग गद्दारी है करके। हम लोग तो गद्दारी काम तो नहीं किए, जनवादी तरीके से हम लोग पार्टी के सामने चर्चा किए और आ रहे हैं, मतभेद करके आ रहे हैं। जी, एक अगला सवाल मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने कहा कि बुद्धिजीवी आप लोगों को सहयोग करेंगे, जनता सहयोग करेगी, लेकिन अभी भी बुद्धिजीवी और एक बड़ा वर्ग ये मानता है कि अभी की जो सरकार है उसका रवैया जो है वो फासिस्ट है, वो फासीवादी सरकार है, और संवाद के रास्ते कम से कम इस सरकार में तो संवाद के माध्यम से कुछ भी हासिल कर पाना संभव नहीं है। वो तो अभी हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग माननीय अमित शाह जी ने, गृह मंत्री अमित शाह जी ने बोले हैं और विष्णुदेव साई जी ने बोले हैं और विजय शर्मा जी ने बोले हैं, बंदूक छोड़ो बाद में वार्ता, ऐसा करके उन लोगों का जो वादा किए हैं हम लोग उसी हिसाब से हम लोग आ रहे हैं। बंदूक छोड़ेंगे और हमारा कुछ आपका सामने रखेंगे, आप फैसला करना है जो मानेगा या नहीं मानेगा। जी। हम तो फिर जनता के साथ जीने के लिए निर्णय ली है, तो जनता के साथ हम जैसे तो जी। एक और चीज बताइए मेरे को दादा कि बहुत सारे माओवादियों ने इससे पहले भी सरेंडर किया है। एक आरोप जो लगता है कि जो लोग सरेंडर कर देते हैं तो उनको सरेंडर करने के बाद जो सरकार की घोषित पॉलिसी है, जो सरकार ने खुद से कहा है कि जो लोग हथियार छोड़ेंगे, सरेंडर करेंगे, उनके लिए तमाम तरह की सुविधाओं, उनके लिए नौकरी, उनके लिए घर और दूसरी अन्य व्यवस्था करने की बात सरकार करती है, लेकिन कई बार ये भी सुनने में आता है कि वो वादे जो सरकार ने किए थे वो पूरे नहीं हुए। आप लोग इतनी बड़ी संख्या में हैं, 50 लोग जा रहे हैं, आप लोग क्या उम्मीद लेके जा रहे हैं सरकार के पास, और क्या आपको भरोसा है कि सरकार उन उम्मीदों को पूरा करेगी? हम लोग ये पुनर्वास नीति में तो हम उसी का ऊपर आधार होके नहीं जा रहे हैं। हमारा परिवार है, समाज जैसे जी रहे हैं वैसे जिएंगे। और पुनर्वास नीति में और एक नियम भी है, अभी बंदूक पकड़ो, डीआरजी में भर्ती हो और बस्तर फाइटर में भर्ती हो, ऐसे करके एक वो नियम में है। अभी हम लोग बंदूक छोड़ रहे हैं, फिर अगला बंदूक को क्यों पकड़ेंगे? ऐसे नहीं, हमारा विचार नहीं है। खून खराबा को हम बंद करना चाहते हैं। अभी हम लोग वो निर्णय लेके ही हारे हैं, फिर कल के दिन हमको दबाव डालेंगे तो फिर हम कैसे जिएंगे? हम तो सरकार के सामने बातचीत करेंगे, बातचीत करके सरकार जो फैसला करेगा, हम बंदूक तो हम लोग बिल्कुल अभी नहीं पकड़ेंगे। फोर्स में भी हो, कहीं भी हो, हम लोग बंदूक को पकड़ने के लिए हमारा विचार नहीं है। जी। तब एक और सवाल थोड़ा व्यक्तिगत है, लेकिन अगर आप उसका उत्तर देना चाहें तो आप दे सकते हैं। आप व्यक्तिगत रूप से किन बड़ी घटनाओं में खुद शामिल थे?
मैं ज़्यादा से ज़्यादा मास वर्क में जनता को संगठित करने में काम की हूँ। उसी में मेरा आदत है। वो अमला में मेरा कुछ ये नहीं है। अच्छा। हाँ, अचानक पुलिस वाले आमने सामने हो जाएगा तो फायरिंग हो जाता था। वैसे आमने सामने फायरिंग हुआ, लेकिन मैं अमला में शामिल नहीं हुआ। और मेरा काम था, मैं जब दलम में आए तब से मेरा ऑर्गेनाइजेशन काम है। मास वर्क में जनता को संगठित करना, राजनीति सिखाना, संगठन से जोड़ना, ये काम मेरा रहा। जी। तो मुझे ये बताइए कि अब क्या आप लोग पूरी तरह से भारत में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, अब उसमें आप लोग आस्था पैदा हो गई है आप लोग के अंदर? अब आप लोग भारत के लोकतंत्र को मानेंगे? अब आप ये नहीं कहेंगे कि माओ जिंदाबाद या माओ का जो कम्युनिज्म है वो जिंदाबाद? अब पूरी तरह से आप लोग इस देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें आस्था रखेंगे, ऐसा आप लोग का मानना है? हाँ जी, हम लोग भारत का संविधान जो लिखा गए हैं उसी को हम लोग मानेंगे। लोकतंत्र में जो लोकतंत्र का जो नियम है उसी हिसाब से हम लोग जिएंगे सर। जी। तो जिस तरह से आप इस बातचीत को सुन करके अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि कितना बड़ा परिवर्तन इन माओवादी कैडरों में आज की तारीख में आया है। आप देख सकते हैं एक साथ 50 की संख्या में माओवादी हमारे साथ बैठे हैं, लोकतंत्र पर आस्था जता रहे हैं और हमसे बात भी कर रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर महिला माओवादी भी हैं। हम लोग उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। ये आप बताइए सर, तेलुगु? वो तेलुगु हिंदी नहीं आता। अरे बड़ा तो हिंदी वाला कौन है? साथी लोग पूरा गोंडी बात करेंगे। अच्छा, कोई हिंदी थोड़ा बहुत तो जानते होंगे? हाँ, वो एक साथी है, वो सबिता करके। जी। हाँ, वो बात। अच्छा। नमस्ते, मैं क्या बोलूं आपको? कॉमरेड बोलूं क्या? अब तो कॉमरेड तो खैर अभी भी बोल सकते हैं, क्या दिक्कत है? नहीं अभी भी। जी। तो सविता, ये बंदूक ये कौन सी, इसको क्या बोलते हैं? इंसास राइफल। अच्छा, ये इंसास राइफल है। इंसास राइफल है जी। तो कैसे आपकी उम्र कितनी है अभी? 31 साल। 31 साल। हाँ। और संगठन में कब से थी आप? 2010। 2010 माने लगभग 15 साल हो गए। जी। तो 16 साल की उम्र में आप आ गई थी संगठन में। जी। तो क्या ऐसी मजबूरी आ गई थी कि इतना बड़ा हथियार लेकर के और जंगल घूमना, इस बात को जानते हुए कि जान का भी खतरा है इस काम में? नहीं, मैं इसे जान से खतरा नहीं, लेकिन मैं क्या सोच कर आई, मतलब अब सीएनएम में जो मैं स्कूल में थी उस समय भी कलाकार सीएनएम में कलाकार थी। उस समय जो मुझे अभी पार्टी आने के बाद उनका भी जो कुछ कलाकार था सीएनएम वगैरह कुछ नाच पार्टी, इसको देखकर मैं भर्ती हो गई दलम में। जी। जी। और उसके बाद फिर प्रमोट हो करके आप फिर आपका अभी पद क्या है? अभी किस पद पर है आप? एरिया कमेटी सदस्य। अच्छा, एसीएम है आप? एसीएम। जी। तो ये हथियार फिर कब कितने सालों पहले आपको मिल गया था? 2 साल के बाद मैं पकड़ना शुरू कर दी। 2 साल के बाद ही? 2 साल के बाद हथियार। जी, मैंने 18 साल का होते ही आपके हाथ में जी, हथियार मिल जी, गया। जी। तो आप खुद व्यक्तिगत रूप से किसी वारदात में शामिल रही क्या? कोई बड़ी घटना जिसमें बड़ी क्षति लोगों को या सुरक्षा बलों को पहुंची हो? 2 बार वो सुरक्षा बलों के संगठन में शामिल। अच्छा, कौन सी घटना में? इधर रावघाट एरिया कमेटी में थी उस समय 2 बार। एक बार वहाँ माड़ में हो गई उस समय एक बार घटना, और एक बार वहाँ। जी। 2 बार। जी। तो अभी बताइए कि अचानक से आप रहने वाली कहाँ की हैं? आपका मूल घर कहाँ है? मानपुर। मोहल्ला मानपुर। मोहल्ला मानपुर। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि अब क्या ऐसी चीज हो गई कि अब आप लोग हथियार का रास्ता आप लोग छोड़ने के लिए अचानक से तैयार हो गए? हमारा अभी का परिस्थिति पूरा बहुत, मतलब अभी फोर्स भी बढ़ गया, अभी हमारे साथी लोग भी बहुत नुकसान हो रहे हैं, इसलिए हमारा पार्टी क्या चर्चा की, मतलब ऐसा रहने से फिर ऐसा अभी तो सरकार के साथ लड़ना है, तो हमारे पास तो संख्या भी अभी शहीद होते पूरा ख़त्म होगी, इसलिए हमारा पार्टी चर्चा करके पूरा अभी ऐसा नहीं, अभी शांति बात करके चर्चा सामने जाएंगे करके हमारा पार्टी करके पूरा पार्टी
निर्णय करके अभी हम जा रहे हैं सरकार के साथ। तो अब बंदूक का रास्ता आप लोग पूरी तरह से छोड़ देंगे और अब आप लोग जो आम जैसा भारत का जी। जो दूसरा शहरी है या दूसरा आपके गांव के लोग जैसे रहते हैं जी जी उसी तरीके से रहने का आप लोगों ने फैसला किया है। जी, वैसे फैसला करके हम अभी जा रहे हैं। तो मतलब अगर मैं ये पूछूं आपसे कि अगर आपको मौका मिलेगा तो बंदूक तो आपने बता रही हैं कि आपने छोड़ दिया बंदूक, जी। तो अब अगर आपको मौका लगेगा तो क्या आप किसी चुनाव में भी हिस्सा लेना चाहेंगी? क्योंकि भारत में तो यही प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बदलाव लाने के लिए लोग चुनाव लड़ते हैं। जी। तो आप क्या अगर कोई इस तरह का मौका मिलेगा तो आप चुनाव लड़ना चाहेंगी? और या फिर अभी समाज के बारे में अभी जानना भी पड़ेगा, क्योंकि अभी समाज का बारे में उतना जानकारी नहीं है। फिर कौन सा पार्टी क्या काम कर रही, कौन सा पार्टी क्या, अब भाजपा का पार्टी है, कांग्रेस, अलग अलग पार्टी का है, इसलिए फिर अब जनता के साथ रहना है, समाज के साथ। उसके बाद उनका जानकारी होने के बाद कुछ बाद में कौन सा पार्टी में काम करेंगे ना क्या करेंगे बाद में सोचेंगे। अभी तो कुछ नहीं, अब जैसा जनता है, जैसा जनता जी रहे हैं वैसा हम जीने के लिए तैयार होकर अभी जा रहे हैं। तो सरकार और जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं उनसे क्या उम्मीद लेके जा रहे हैं कि अब आप लोगों ने हथियार छोड़ दिया है और अब आपको क्या चाहिए, सरकार से क्या चाहिए, जो पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी हैं उनसे क्या चाह रहे हैं अब आप लोग? हमको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हम जब जैसे परिवार जी रहे हैं वैसे अपना अपना परिवार में जाके हम जी सकते हैं, वैसे हम लोग निर्णय लेके जा रहे हैं। आप एसपीओ या डीआरजी नहीं, इस तरह का कोई? नहीं, वैसा एसपीओ डीआरजी बनने को हम नहीं चाहते। जस्ट हमारा बचना है जनता के साथ, अपना परिवार के साथ, जैसा समाज जिएगा वैसा हम लोग जिएंगे करके हमारा विचार है। इसलिए हम अभी हथियार छोड़कर जा रहे हैं। जी। जी। तो आपने देखा कि जो महिला माओवादी भी हैं उनके भी विचार अब पूरी तरीके से बदल गए हैं। एक दौर था जब कहा जाता था कि बस्तर में जो महिला माओवादी हैं वो पुरुषों से कहीं अधिक खतरनाक होती हैं और उनकी जो लड़ने की जो क्षमता थी उसके सभी लोग कायल थे। लेकिन बदली हुई जो परिस्थितियां हैं उसमें आपने इनको सुन के ये अंदाजा लगा पाना मुश्किल नहीं है कि बस्तर में अब धीरे धीरे शांति की जो आवाज है वो कमजोर ही सही, बहुत धमाका नहीं है शांति का, लेकिन शांति की पदचाप तो मुझे यहाँ पर इस जंगल में महसूस हो रही है। स्पेशल जोनल कमेटी के मेंबर दादा, आपका नाम? मेरा नाम राजू सलाम। तो राजू सलाम जी भी हमारे साथ हैं। राजू जी, ये बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, मतलब आपका इलाका कौन सा था? मेरा इलाका उत्तर बस्तर कानपुर जिला, पंचायत ग्राम पंचायत बदरेंगी, ग्राम गांव मर्दा, और मैं कार्यरत राहघाट एरिया से डिवीजन समिति संभालता हूँ। जी। तो अभी कैसे आपका संगठन से जुड़ाव कैसे हुआ? मेरा संगठन से जुड़ाव 2002 में हुआ, जब अपने गांव में पार्टी आया। पार्टी आने के बाद बहुत सारे बातचीत हुई और उस वक्त गांव में वैसी स्थिति भी थी जहां पंचायत दायरा में भी हो या गांव में भी हो या एक जाति हो, इतना भयानक था कि कोई उसको हिला नहीं पाते, ऐसा स्थिति भी थी उस वक्त। तो मैं सोचा, मैं पढ़ते था जब उस वक्त मैं 2003 में मैं भर्ती हुआ और उस वक्त मैं 8वीं क्लास में था। मैं इतना रुचि लिया कि माओवादी, जब उस वक्त वो पीपुल्स वार थे, पीपुल्स वार पार्टी का मैं कुछ जाके मैं भी शामिल हो सकूँ। तो बहुत कामरेड आते जाते थे तो मिल रहे थे। मिलने के बाद कैसे पार्टी में आने का क्या इच्छा है, तो ठीक है भाई, आप पार्टी का तो सही लाइन है और जय समस्या है, ऐसे स्थिति में तो ज़रूर हथियार लेके ही लड़ना है, तभी ये जो रूढ़िवादी या ये लूटपाट ख़त्म हो सकता है। अगर कोई हथियार लेके या कुछ संघर्ष में कूद नहीं पड़ेंगे तो सारे समस्या इतना जटिल बनेगी कि जनता के लिए जीने के लिए कोई जगह नहीं है। ये सारे मैं सोच के पार्टी में ज्वाइनिंग किया। ज्वाइनिंग करके फिर एरिया ही में मेरे को पार्टी जिम्मेदारी देते
तो आज तक यहीं थे। तो कई समस्याओं को, जनता की समस्याओं को लेके मैं गांव में गया, हर घर में भी गया मैं। वहाँ जाके जाति भेदभाव के बारे में और कई शोषण वन विभाग के हो या प्रशासन शासन का जो कमियां हैं, इन सारे कमियों को देखते ही मैं जनता को जागरूक करते हुए कुछ जनता के बीच में भी जनता ही हासिल भी की है और कुछ मेरे मार्गदर्शन में देने में कुछ विफलता भी हैं। ये सारे ऐसे होते होते आज तक जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जी, तो अब एक चीज मेरे को बताइए कि जो सामाजिक परिवर्तन आप लोग लाना चाहते थे समाज के अंदर और व्यवस्था के अंदर, उसमें कोई बहुत बदलाव तो अभी भी नहीं दिखता है। जाति प्रथा अभी भी है, फॉरेस्ट उसी तरह से लूटपाट, चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो या दूसरे डिपार्टमेंट हो, वो सब तो उसी तरीके से चल रहा है। तो अब आप लोग लड़ाई छोड़ करके सरेंडर कर रहे हैं, तो सामाजिक परिवर्तन का वो जो सपना आप लोग देखते थे, वो सपना आप लोगों ने देखना छोड़ दिया या अब कोई दूसरा तरीका इख्तियार करेंगे अपना वो जो लक्ष्य था उसको हासिल करने के लिए? ये जो समाज में जितना अभी भी सेम वही बढ़ते गया, फिर भी अभी हम हथियार छोड़ के एक लोकतंत्र पर विश्वास रख के और संविधान में जो कानून व्यवस्था के लिखी गई सारे विषय को लेके मुख्य धारा में जोड़ के जो अभी भी बने हुए समस्याओं को जो कि बने हुए समस्याओं के ऊपर हम जनता के बीच में रहते हुए जनता जो संघर्ष करेगी उस संघर्ष में भाग लेते हुए हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो बस्तर में नक्सलवाद जाहिर है पहले से कम हुआ है। हो सकता है कि जैसा कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद पूरी तरह खत्म भी हो जाए, लेकिन जो नहीं हासिल हो पाया, जो ये लोकतंत्र इस देश को नहीं दे पाया और जो माओवाद जैसा सशस्त्र आंदोलन भी नहीं दे पाया इस देश को, वो ये है कि लोगों को आज भी जो आर्थिक असमानता है वो न केवल बस्तर बल्कि देश के हर कोने में आप आर्थिक असमानता देख सकते हैं। शोषण अलग अलग तरीकों से हो रहा है। एक दौर था जब ये कहा जाता था, या बहुत सारे लोग अभी भी ये मानते हैं कि बस्तर में जो जंगल बचे हुए थे वो इस वजह से बचे हुए थे क्योंकि बस्तर में नक्सली थे, नक्सलवाद था। माइनिंग जिस तरीके से हो रही है बस्तर में और उसका जो आदिवासियों के जीवन पर बुरा असर पड़ रहा है, वो एकदम खुली आंखों से आप देख सकते हैं जहां जहां बस्तर में माइनिंग हुई है। आगे ये कहा जा रहा है कि बस्तर के बाकी इलाकों में जो जगह जगह सड़कें बनाई जा रही हैं और कैंप बनाए जा रहे हैं, उसके पीछे भी लोगों को ये लगता है, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि सरकार का मकसद केवल और केवल खनन को बढ़ावा देना है और एक तरीके से कहा जाए तो तस्तरी में बस्तर को सजाकर वो पूंजीपतियों के सामने रख दिया जाएगा, क्योंकि विरोध करने के लिए तब माओवादी भी नहीं होंगे। अब 2026 के बाद बस्तर का क्या हाल होता है? नक्सलवाद खत्म हो जाएगा और नक्सलवाद खत्म होने के बाद क्या होगा? क्या आदिवासी की जिंदगी में वाकई कोई परिवर्तन आएगा? इसको देखना अभी बाकी है। कैमरामैन प्रवीण के साथ राघवेंद्र सिंह, सेंट्रल गोंडवाना खबर। इस तरह की इन-डेप्थ खबरों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमेशा की तरह हमें अपनी खबरों पर आपके कमेंट्स का भी इंतजार रहता है। नमस्कार।